धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ हमारे शो में आज हमारे साथ है उषा राड़ा जी और एसपी सूरत ग्राम्य है अभी फ़िलहाल, बट उनकी जर्नी हम जानने की कोशिश करेंगे। वो आज बहुत ही जानी मानी एक पुलिस अधिकारी है, बट पुलिस अधिकारी बनने से पहले वो क्या थे और उन्होंने उनकी जर्नी कैसे तय की। और उनकी जर्नी की बात करें तो पत्रकार से लेके पुलिस अधिकारी तक की जर्नी है, तो चौक्कस आप सबको जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि एक महिला जब पत्रकार होती है तब क्या होती है और जब पुलिस अधिकारी बनती है उसके बाद वो क्या होती है, और साथ में परिवार, और इन सबको मिला के जब एक अच्छे लेवल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही हमारा शो है, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ है उषा राड़ा जी। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत एवं सम्मान करती हूँ एक्सोटिक परिवार और डी घोसाल भाई ज्वेलर्स की ओर से। थैंक यू जी। तो उषा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि जब आपने पढ़ाई की होगी, आपने कुछ आगे कुछ सोचा होगा और पुलिस अधिकारी आज है आप, तो आपको ये बनने का कैसे मौका मिला और किस तरह से आप आगे आई? या मैंने वैसे तो सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने पत्रकारिता की। तो शुरू में जब कॉलेज कर रही थी तो ऐसा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी, स्टूडेंट्स को। ये मेरा हॉबी, लाइक हॉबी जी। तो मैंने करियर एज ए हॉबी कुछ सोचा था कि अच्छा सा पीएचडी करेंगे पत्रकारिता, वो जर्नलिज्म, वो भी कोर्स मैंने किया था एमएस यूनिवर्सिटी में से। जी जी जी। तो फिर जर्नलिज्म किया, इसके बाद सोचा कि मैं पीएचडी कर लूँ, यानी डॉक्टरेट का डिग्री मेरे साथ हो जाए तो लेक्चरर ज्वाइन करूँ, बाद में प्रोफेसर भी बन जाऊँगी आगे आगे। जी जी जी। और ये स्टार्ट किया। फिर जर्नलिज्म में लास्ट ईयर में जैसे इंटर्नशिप होती है तो मैंने मास कॉम किया बड़ौदा से। जी 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 जी। फिर जैसे इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो ये सिविल गुजरात पीएससी की, जीपीएससी की एग्ज़ाम आई जी। और इनमें मेरा ब्रदर अप्लाई कर रहा था, तो मुझे भी बोला कि आप भी थोड़ा अप्लाई कर लो। तो मैंने ना बोला कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे नहीं करनी है, और इसमें तो कुछ भला मन ये वो सब कुछ होता है जी, तो आई डोंट वांट टू लाइक इट। फिर ये पीछे पड़ गया कि अच्छी एग्ज़ाम है, आप क्यों मतलब ऐसा बोल रहे हो। और ऐसा हर हालात में नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ भला मनी चाहिए, और ऐसे मेहनत से भी मिल सकता है, एक बार आप ट्राई तो कीजिए। तो इनके बात पे मैंने भरोसा करके थोड़ा कि चलो ये जी खा रहा है तो मैं भर लूँ फॉर्म। तो वो भी लास्ट 31 का उनका लास्ट डेट था, उसी टाइम पे मैंने फॉर्म अप्लाई किया। और फिर बाद में ये एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आए तो अच्छा लगा कि नहीं नहीं, ये तो पास हो सकते हैं इसमें जी। और फिर मैंने सीरियसली इनको लिया और एग्ज़ाम क्लियर किया। वाह वाह, मतलब वहाँ मतलब एकदम से ट्विस्ट आ गया और एग्ज़ाम पास हुआ, उसके बाद आपको हिम्मत आ गई कि अब मैं ये कर सकती हूँ जी। तो उसके बाद आपने क्या किया फिर तो मैं सिलेक्ट हुई एज ए डीवाईएसपी जी। तो डीवाईएसपी का ज्वाइन किया, ट्रेनिंग किया, फिर रूटीन में एज ए डीवाईएसपी वर्क किया। पहले तो मैं पहली आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? जूनागढ़ में थी मेरी पोस्टिंग, फिर बाद में अहमदाबाद में थी, और फिर गांधीनगर कलोल में, फिर बड़ौदा, फिर महिसागर, फिर वापस अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद वापस एज एसपी महिसागर, एंड अभी मैं सूरत रूरल में हूँ जी जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी ये सफ़र आपने बहुत शॉर्ट लाइन में बहुत कुछ बता दिया आपने, बट आप रहती कहाँ है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मतलब मैं बेसिकली जामनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स वगैरह जामनगर के पास जो जामजोधपुर है टाउन, वहाँ से है।
मेरी मदर प्रिंसिपल थी, एक ही स्कूल में वो पढ़ाती थी और उन्होंने भी पढ़ाई वही स्कूल में किया। तो 30 इयर्स से वो वहाँ पे जॉब कर रही थी। तो मेरा होम टाउन बेसिकली जामनगर से बिलोंग करता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बट जब आपको ये चेंज आया कि पत्रकार से एक पुलिस अधिकारी बनने का जब मौका मिला, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में बना होगा, क्योंकि एक महिला जब कुछ आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी आती है हर महिला के बीच में कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं छोड़ दूँ या मैं आगे बढ़ूँ। हाँ। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है क्या? ये यामिनी एक्चुअली जब पत्रकारिता में जो इंटर्नशिप आई ना, तो मैंने सोचा कि कहाँ पे मैं इंटर्नशिप करूँ। फिर दूरदर्शन में इंटर्नशिप किया। फिर बाद में थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा लिख लूँ। तो युग प्रभाव नाम का वो बड़ौदा में एक पेपर चल रहा था और इनके जो एडिटर थे काफ़ी एजेड थे, 78 इयर्स की उनकी एज थी उसी टाइम पे। बच्चू भाई व्यास उनका नाम था। जी जी जी। तो उनको मैंने जाके कहा कि दादा मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, पर आप जैसे जैसे मुझे गाइड करेंगे तो मैं थोड़ा बहुत करूँगी इनमें, और मेरे पास अभी टाइम बचा है तो आप मुझे इसमें गाइड कीजिए। तो उन्होंने हाँ बोल दिया और मुझे जैसे उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। कभी बोलते थे कि आज ये मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर आ रहे हैं, आप इनका इंटरव्यू ले लो। तो फिर मैं बोलती थी मुझे इंटरव्यू लेना तो नहीं आता, मैं कैसे लूँ। तो वो क्वेश्चन तैयार कर देते थे कि ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन उनको पूछना। और फिर बाद में कोई जैसे कवियत्री होती थी गुजराती की कि इनके हालात अच्छे नहीं होते थे और एक छोटे से मकान में रहती थी, एजेड थी और कोई मतलब पूछने वाला नहीं था, तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी मुझे भेजते थे। कई बार कोई स्लम एरिया में जो पटपट्टियों में भी मुझे भेजते थे। कोई उनका टॉपिक या सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी होता था तो उनको जो भी मर्जी करे अलग अलग मुझे सब्जेक्ट्स देते थे और इसी हिसाब से मुझे गाइड भी करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ, और क्रिएटिविटी मेरी भी बढ़ रही थी। और मैं लिखती थी तो वो मोटिवेट भी मुझे करते थे कि अच्छा लिख रहे हो तुम और आगे भी ये कंटिन्यू रखो तुम। और वो मेरे लिए बहुत सम्माननीय थे, वो बेटी की तरफ मुझे रखते थे। तो आज भी मैं उनको भूल नहीं सकती। जब डीवाईएसपी बनी तो मैं उनको मिलने भी गई थी। वो काफ़ी खुश थे कि मेरे साथ जो काम करने वाली लड़की आज एक अच्छी पोस्ट पे है, तो काफ़ी खुश थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैम मैंने सुना है कि आपका नाम जब पड़ता है तो लोगों को काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मुझे तो आज देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो, तो वो भी थोड़ा सा सैड तो आवाज़ से ऐसा लगता है, मेरी आवाज़ है ना बहुत सॉफ्ट है। वही और रूटीन में वो बात सही है, क्योंकि आपने काफ़ी ऐसे मैंने देखे हैं कि काफ़ी ऐसे केसेस में आप काफ़ी रिजल्ट आपको मिला है और काफ़ी अच्छा काम किया है आपने। पुलिस अधिकारी बनने के बाद भी आपने काफ़ी काम अच्छा किया है, मुझे पता है। तो इस माहौल को लेके मैं आपको ये पूछ रही थी। नहीं देखो ऐसा तो नहीं है, स्ट्रिक्ट तो ऑफिस में रहती हूँ मैं। जैसे क्रिमिनल के साथ तो हमें कंपलसरी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और वहाँ पे तो सॉफ्टनेस कभी भी नहीं चलती है। अदरवाइज मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। घर में मेरे से कोई डरता नहीं है, मैं घर के लोगों से डरती हूँ, परेशान रहती हूँ। तो मेरी घर में स्ट्रिक्टनेस नहीं चलती है। वो हर जगह पे यही होता है कि घर में हमारा कुछ नहीं चलता है, हम बाहर ही सब कुछ अपना खौफ हम बाहर दिखा सकते हैं। नहीं, बट ये बहुत ही अच्छा है कि एक लेवल पे आप जब होते हो तब आपको आपकी जिम्मेदारी निभाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप अधिकारी है इसलिए आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, बट हर फील्ड में कोई भी हो, कोई बड़े लेवल पे है तो उनको उनकी जिम्मेदारी निभाना एक फ़र्ज़ बनता है और वो करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आप निभा रही है, उसके लिए हमें बहुत गर्व है। क्योंकि अच्छा काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्ट्रिक्ट रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट वो जिम्मेदारी है, वो निभाना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और मेरी भी आज इच्छा पूरी हो गई। मैं रूबरू आपसे आज मिल रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे भी। बट आगे चलते हैं कि उषा अराड़ा जी की पत्रकार से लेके पुलिस अधिकारी तक की सफ़र हमने जानी, बट आगे चलते हैं उनकी पर्सनल लाइफ जानने की भी कोशिश करें हम कि
उनकी जो मैरिज लाइफ है, उन्होंने शादी कैसे की? क्योंकि इतना सब कुछ तो कर लिया, बट परिवार भी होना ज़रूरी है। तो शादी कैसे की और कैसे आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमें बताइए। ये मेरा शादी जैसे ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठी थी और एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और ब्रिटेन से कॉल था, यूके से। जी। फिर बाद में पता चला कि मेरी कम्युनिटी का वो लड़का है और जैसे मुलाकात हुई, एफबी पे मुलाकात हुई। जी जी। तो उस टाइम पे तो मतलब फेसबुक से ऐसे ही बातें होती थी, तो वो अच्छा लगने लगा मुझे। वो भी सिंगल, उस टाइम मैं भी सिंगल थी। और हमने एक दूसरे को हम मिले नहीं थे और हमने तय कर लिया कि हम मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। जी। तो जब वो अहमदाबाद में एयरपोर्ट में जैसे आया, पहली बार मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट उनको मिली। वो भी मेरी शादी से 5 दिन पहले यहाँ मिली। इससे पहले मैं मिली भी नहीं थी उनको। वीडियो कॉल से बात होती थी। अच्छा। पर हम रूबरू में नहीं मिले थे। जी। पर शादी भी हुई। एफबी के जरिए मुझे मेरा जीवन साथी भी मिला और बहुत अच्छा वो आदमी है और कभी पूछता नहीं है। मैं 2 बजे भी घर पे जाऊँ तो भी, ये तो मैं मजाक कर रही थी कि घर में मेरा कुछ नहीं चलता है ऐसे ही, पर बहुत सम्मान देता है मुझे। मेरी जॉब में भी मुझे सपोर्ट करता है और बोलता है कि जॉब के लिए इतना करना चाहिए, उतना करना चाहिए, सब लोगों के काम आना चाहिए हमें। ये रियलिटी है कि मैं 2 बजे भी घर पे जाऊँ तो मुझे वो पूछेंगे नहीं कि कहाँ इतना टाइम चला गया। उल्टा ऐसा बोलते हैं कोई बात नहीं, आराम से सोना और आराम से जागना, सुबह कोई टेंशन नहीं लेना। हमारा फैमिली का बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा सपोर्ट है। और आप जितना ये गुजरात गवर्नमेंट में अच्छा सा जॉब करें ना, उतना हमारे लिए भी बहुत बेहतर है। तो उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मैं एक फ़ोन कर देती हूँ कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगी, तो भी ये हंसते हंसते ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब फुल्ली सपोर्टेड हस्बैंड आपको फेसबुक से मिल गया और आपको उसका बहुत गर्व है। बहुत अच्छी बात है कि आपको सपोर्ट करते हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँची है। क्योंकि परिवार का सपोर्ट ही सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है, तभी कोई भी महिला हो अच्छे लेवल तक पहुँच सकती है। बिना सपोर्ट कुछ भी नहीं होता है, किसी भी चीज़ में हो। तो मैम आगे चलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे मैनेजमेंट शेड्यूल्स, क्योंकि पूरे दिन जब पुलिस अधिकारी की जॉब है तो वहाँ पे 24 आवर्स वर्किंग रहता है। जैसे हमारा पत्रकार का काम होता है वो भी 24 आवर्स होता है और ये पुलिस अधिकारी का काम भी वही होता है। तो परिवार, घर एंड आपका डिपार्टमेंट, आप सबको मैनेज कैसे करती है? आपका शेड्यूल्स कैसे रहता है? शेड्यूल तो रूटीन में रहता है। जैसे जॉब को ज़्यादातर प्रायोरिटी दी जाती है कि जॉब में पूरा कमिटेड वर्क हो जाए। कोई भी विजिटर्स आए तो उनको हम सुने और समानता से सुने। ऐसा नहीं कि कोई वर्क वाला है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, कोई गरीब आदमी आया है तो उनको ऐसे वेटेज दे, ऐसा नहीं। सब समान, जैसे गरीब भी आया तो उनको भी अच्छी तरह से सुनते हैं। उनका भी जो भी प्रॉब्लम है, हमारा जितना भी हेल्प उनसे हो सके उतना हेल्प करते हैं मैक्सिमम। और घर में तो जैसे संडे होता है तो घर परिवार के साथ हम गुजारते हैं। मेरी डॉटर है, इनके साथ भी हो जाता है। हस्बैंड के साथ भी कहीं घूमने चले जाते हैं या घर पे ही बैठे बैठे ऐसे ही गपशप करते हैं। तो संडे सपोर्ट मिल जाता है फैमिली का। अदरवाइज तो शाम को घर आने के टाइम ही सब मिलते हैं। तो ये जनरली रूटीन शेड्यूल होता है, पूरा टाइम ऑफिस में ही चला जाता है। जी। बट आप हेल्थ आपकी अच्छी रखने के लिए भी तो कुछ करती होंगी? हाँ, वो तो करना पड़ता है। थोड़ा दौड़ लेती हूँ, चल लेती हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो आधा घंटा दौड़ लिया या चल लिया, वॉकिंग कर लिया, छोटा सा आधा पौना घंटा कर लेती हूँ अपने लिए। मेडिटेशन भी आप करती हैं? मेडिटेशन भी करती हूँ। 1 घंटा टाइम मिलता है तो सुबह शाम दोनों टाइम में 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एकदम शांति मिलती है, मन को भी शांति मिलती है। और पता नहीं, ऐसा ही कि एक बार ऐसा लगा था कि अभी सब कुछ लाइफ मैंने दे दिया है, अभी कुछ चाहिए नहीं और अभी कोई जन्म भी नहीं चाहिए। तो ऐसा मैंने सोचा था कि अभी मुझे कोई जन्म नहीं चाहिए। ऐसे ही अंदर से एक आवाज़ आई थी। तो उसके बाद कुछ न कुछ गाइडेड
सब कुछ मिलता जा रहा था। तो इसमें विपश्यना से मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की। इससे पहले भी एक और मेडिटेशन से मैंने थोड़ा इनमें एंटर किया, जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें। तो अच्छा लग रहा है, कम से कम हमें पता नहीं हम जागृत हो गए या नहीं, वो तो नहीं पता है कि जागृति आएगी नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि मन को शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है मन को। जी, बहुत अच्छी बात है। और भी आगे बहुत कुछ जानना है। उषा अरोड़ा जी गौ सेवा भी करती है, तो वो भी जानेंगे कि आप आपके घर में गाय रखती है, तो वो क्यों और किस लिए? गाय वो भी एक एक्सीडेंटल या योगानुयोग भी आप उनको बोल सकते हैं कि घर परिवार में कभी गाय वगैरह था नहीं। हालांकि मैं बिलोंग करती हूँ शेफर्ड कम्युनिटी से, पर कभी गाय हमने रखी नहीं थी। जी। तो ऐसे ही बैठे थे और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम गाय लाए, सब लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके आते हैं तो हम गाय लाए। तो मैंने कहा कैसा कंपैरिजन किया, ऐसे ही हंसी मजाक में गाय और ये गाड़ियाँ दोनों कंपेयर नहीं हो सकते। तो फिर मैंने कहा हाँ लाते हैं, पर पहले वो गाय को जो अच्छा देखभाल करने वाला है उनको लाते हैं, उनको ढूंढते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है। तो फिर वो उनको लेके आए, फिर गाय लेके आए। तो तब से हमारे घर में हम जहाँ पे भी जाते हैं तो गाय साथ साथ होती है। और पहले इनका हम देखते हैं कि इनका अच्छा सा घर बन जाए, फिर हमारे घर का सोचते हैं। तो वो अभी परिवार की मेंबर हो गई। जैसे वो बीमार पड़ जाती है तो अपना बच्चा कैसे वो बीमार पड़ता है और हमें नींद नहीं आती है, वैसे ही पूरा कंसंट्रेशन गाय की ओर रहता है कि थोड़ा सा भी उनको बीमारी हो गई तो जल्दी से वो अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, और उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। और गाय सुकून कहा जाता है, सुकून कहा जाता है। सब लोग बोलते हैं कि गाय माँ है, गाय वो है, पर हमने कुछ सुना भी नहीं, पढ़ा नहीं, पर हमने फील किया, महसूस किया है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ यामिनी, कि गाय है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे शांत एनिमल है, जिसको हम माँ का हमने एक उपाधि दिया है गाय को। और वो सही में माँ लगती है हमें। जैसे घर में वो दूध दे या ना दे, वो कुछ भी ना दे, और सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही हमारे घर में शांति चारों ओर मिलने लगती है। क्योंकि जिसके साथ आप रहेंगे ना, वैसे आप हो जाएंगे। वो शांत है तो हम उनकी शांति पूरे घर में फैलेगी। तो इतना घर में कोई झगड़ा सगड़ा रेयरली होता है, हार्डली होता है। और ये हमारा नहीं नेचर है। वो ऐसा लगता है कि उनकी हाजिरी की वजह से, इनकी मौजूदगी की वजह से ये पूरे घर का माहौल इसने शांत बना दिया है। तो जो लोग बोलते हैं गाय को माँ बोलते हैं, सब कुछ हमने देखा है कि वो हमारी बीमारियां भी लेने को वो हो सकता है कि इनडायरेक्टली इनके दूध से भी हमारी बीमारियां ख़त्म हो सकती है। पर ये हमने महसूस तो किया ही है कि हमारी बीमारियों में भी उनका रोल ऐसा होता है कि इनकी बीमारियां इनके दूध से ख़त्म हो जाए। वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। और हम आँखों से जो देखते हैं ना, वो मैंने कहा जो आँखों से नहीं देख पाते, वो भी बहुत सारा अलौकिक तत्व इनमें पड़ा है। जी, बहुत ही अच्छा। आज जिनको नहीं पता होगा कि गाय एक, वैसे बोला जाए तो हम भगवान की पूजा भी करते हैं, तो वहाँ पे वो गाय का जो भी है सिम्बॉल्स वगैरह हम रखते हैं। तो बहुत ही मतलब सुकून कहा जाता है कि गाय घर में रखो या गाय की पूजा करो, वो भी सुकून होता है। तो आप एक पुलिस अधिकारी हो के ये इतना सोच रही है, बहुत बड़ी बात है। और आप रख रही है और उसकी देखभाल भी कर रही है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और ये आपके पास कुछ नया जानने को मिला। और आगे चलते हैं मैम, आप आपके शौक में बारे में भी बताइए, क्योंकि आपके कई पर्सनल शौक भी रहे होंगे जो इस सब के बीच में वो भी होगा। वो पहले थे यामिनी, बहुत सारे हॉबीज़ थे, जैसे स्विमिंग में जाना, फिर प्रकृति के साथ बैठना उठना, फिर जैसे रीडिंग करना, बहुत सारी किताबें पढ़ना, ये 3-4 म्यूज़िक सुनना। सप्तक में मैं अहमदाबाद में जो सप्तक महोत्सव चलता था, तो मैं जनरली पूरा का पूरा वो अटेंड करना पसंद करती थी और चाहती भी थी। जब भी टाइम मिल जाता तो टाइम चुरा के भी मैं सप्तक को अटेंड करती थी 1-1:30 बजे तक।
और मुझे नृत्य भी अच्छा लगता था, क्लासिकल जैसे भरतनाट्यम हो गया ये वो। जी जी जी। तो ये मेरे हॉबीज़ थे, पर अभी मेडिटेशन के बाद ये जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इतना अट्रैक्शन अभी नहीं रहा है। जी जी जी। जैसे ऐसा लग रहा है कि अभी इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मेडिटेशन के बाद। इतना चेंज अपने आप कुदरती आता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी आध्यात्मिक हो गई, मुझे कुछ पता नहीं है, आध्यात्मिक का जीरो भी नहीं पता है, पर अट्रैक्शन कम होते जा रहे हैं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी भी आपकी जिस तरह से है उसी में भी थोड़ा सा वो क्लैश करता होगा कि भाई ये मुझे पहले संभालना है, बाकी तो बाद में कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपकी लाइफ जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ हमारे शो में उषा राणा जी है। पत्रकार से लेके पुलिस अधिकारी तक की उनकी जर्नी हमारे साथ उन्होंने शेयर की। बट जाते जाते हमारे जो दर्शक है उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे मैम? दर्शक को तो संदेशा तो वैसे नहीं देना चाहिए, सब लोग इंटेलिजेंट है, पर फिर भी बट हमारे समाज फिर को भी समाज को कुछ ऐसी बात हम कहें कि जिससे कुछ समाज हमारा सुधरे या कुछ अच्छा काम। राइट। मैं ये थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ आजकल बहुत पढ़ना चाहती है, उनको करियर बनाना अच्छा लगता है, यामिनी वो शादी से ज़्यादा करियर को प्रीफर करती है, तो वो करने देना चाहिए पेरेंट्स को। जैसे एक मेंटालिटी है कि बस अभी ग्रेजुएशन हो गया तो शादी करा दो उनका, और उनको पढ़ने नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो भी एक इंसान है, उनका भी कुछ नज़रिया है, वो भी कुछ बनना चाहती है, और इससे क्या होगा, वो करियर बनाएगी तो आपको भी फायदा है, और जहाँ पे जाएगी वो पूरे परिवार को भी फायदा होगा। इनकी सैलरी भी मिलेगी, इनकी इंटेलिजेंसी भी मिलेगी, इनके बच्चे भी इनकी वजह से पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से, वो गाइड भी कर पाएगी। तो वो ऐसा नहीं, पेरेंट्स को ससुराल जाएगी तो वहाँ पे भी उनको अच्छी सी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और उनको वो अपना सेल्फ डिपेंड रहे, वैसे पूरे कोशिश करनी चाहिए। ये एक मेरा थोड़ा सा मैसेज है, छोटा सा। बहुत अच्छा मैसेज है कि सभी हमारे दर्शक आज देख रहे हैं आपको, और सबको बहुत खुशी हुई होगी। मुझे बहुत खुशी है आप हमारे यहाँ आए, हमारे शो में आए, और हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ वेब सीरीज़, और 101 इंटरव्यू आप देख सकते हैं। विशेष महिलाओं के साथ आप रूबरू मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक्सोटिक वेब मीडिया और डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड। आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट पे आप ये देख सकते हैं सभी इंटरव्यूज़। तो उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए एंड हमारे साथ सहभागी हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।